नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहले ही बता दूं, मेंबर्स का स्वागत सुबह की करंट अफेयर्स की वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है। अब से मैं ट्रेंड बना रहा हूं, करंट अफेयर्स या एडिटोरियल जिसकी भी वीडियो पहले बनेगी उसमें मैं मेंबर्स का स्वागत कर दूंगा। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स के बारे में बात होगी। पहला आर्टिकल डिस्कस करूंगा, स्ट्रॉन्गर एट द ग्रास रूट्स। बेसिकली जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये कितने हैं इंडिया के अंदर, किस प्रकार से ये मदद करते हैं लोगों की। नेचुरली फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्स इन पंचायती राज सिस्टम्स को समझा जाता है, और कैसे कोरोना के समय पे इन्होंने अपना रोल प्ले किया। इन सब चीज़ों के बारे में तारीफ सी कर रखी है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। और जब खासा कर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, तब भी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बैड बैंक से रिलेटेड एक आर्टिकल है, 4-5 लोग मिलकर अपने व्यू पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। बैड बैंक्स के बारे में ऑलरेडी मैं पहले बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अगर उसको उतना देख लिया है, इनफ है, आपको और उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कांग्रेस इज एट क्रॉस रोड्स। भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हालत खराब चल रही है। क्यों हालत खराब है, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, इसके बारे में एक आर्टिकल है। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़ लीजिए, वैसे काम का नहीं है। ये आर्टिकल मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडिंग अ डाटा रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। भाई, इंडियन एग्रीकल्चर में डाटा रेवोल्यूशन, डिजिटलाइजेशन, लोगों का डाटा, फार्मर्स का डाटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, इनकी आगे आने वाले समय में बादशाहत होने वाली है। और उसके बेसिस पे 2 कंसल्टेशन पेपर्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट 2 डॉक्यूमेंट्स को, एक डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, दूसरा डॉक्यूमेंट है बेन एंड कंपनी नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का। इन दोनों डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है और इन डॉक्यूमेंट्स के चलते फ्यूचर में सरकार का टारगेट सीधे सीधे डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लस भाई, यहाँ पे चल रहा है आपका एक तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स का यहाँ पे नोबेल प्राइज दे दिया गया, किसको दिया गया और किस चीज के लिए दिया गया, इसके बारे में यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादातर पीसीएस के वन लाइनर्स में पूछी जाती है, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जिसके लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया, इन टेक्नोलॉजीज को हल्का फुल्का मैं डिस्कस कर लूंगा। और नेक्स्ट है किलिंग द चिलीज। देखिए, मलेरिया की वैक्सीन आ गई, फाइनली अप्रूव हो गई। हालांकि इस वैक्सीन का जो टेस्टिंग है, ट्रायल है, वो 2015 से चल रहा है। फाइनली अब इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया। तो ये कितना बड़ा स्टेप क्यों है, ओवरऑल मलेरिया से जो जंग है पूरी दुनिया की, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज की, इस जंग को जीतने के लिए इस मलेरिया वैक्सीन की यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखते हैं। तो मलेरिया वैक्सीन, नोबेल फिजिक्स पीस प्राइज और ओवरऑल डाटा रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये 3 खासा कर इंपॉर्टेंट है, और एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस। तो ये 4 आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि ऑर्डर में, सीडिंग अ डाटा रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके थ्रू आप मुझसे लगातार कनेक्टेड भी रहेंगे, जो भी चैनल से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाया करेंगे। तो भाई, डाटा रेवोल्यूशन की जब बात की जाए तो इस साल जून 2021 में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। पहला डॉक्यूमेंट है कंसल्टेशन पेपर ऑन इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये जो आइडिया नाम का कंसल्टेशन पेपर है, फिर से याद रखिएगा, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, इसको रिलीज किया मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। ठीक है भाई। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, उसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर राइप फॉर डिसरप्शन फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, रिपोर्ट का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर राइप फॉर डिसरप्शन। ये जो डिसरप्शन है, ये डिजिटल डिसरप्शन की बात हो रही है। तो ये जो सेकंड पेपर है, डॉक्यूमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर राइप फॉर डिसरप्शन, ये रिलीज किया है बेन एंड कंपनी ने। अब ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स किस चीज के बारे में बात करते हैं, इसको समझते हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट है आइडिया, it talks about a digital revolution in agriculture sector and later predicts a revolutionary investment growth in agri logistics, offtake and agri input delivery by 2025। तो भैया कि एग्री लॉजिस्टिक्स में, ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल रेवोल्यूशन लाना, ज्यादा से ज्यादा डाटा का प्रयोग करना, इन सब चीजों के बारे में पहले इस आइडिया नाम के पेपर में बोला गया। अब आइडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जहां चाहे पे भी डिजिटलाइजेशन हो सकता है, उसी को यहां पे बात की जाएगी। तो पहले पेपर में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन, कैसे एग्री लॉजिस्टिक्स में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है,
कैसे एग्री इनपुट डिलीवरी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है, इन सब चीजों के बारे में बात की है। और इसके लिए आप कह सकते हो 2025 तक के कुछ टारगेट्स बनाए गए हैं। और खास बात यह है कि देखिए, हमारी सोसाइटी के जितने भी आपको अलग अलग डेवलपमेंटल फेजेस दिख रहे हैं, सब में डिजिटलाइजेशन को तो यहाँ पे प्रमोट किया ही जा रहा है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जो आइडिया रिपोर्ट है, ये बेसिकली डाटा के डिजिटलाइजेशन की बात करती है। और अगर ये डाटा डिजिटलाइजेशन हो जाता है एग्रीकल्चर में, तो उसके बाद उससे हम कितनी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो सकती है, इसको प्रेडिक्ट किया गया है सेकंड डॉक्यूमेंट में, जो कि बेन एंड कंपनी ने दिया है, जिसका नाम है आपका इंडियन एग्रीकल्चर राइप फॉर डिसरप्शन। तो पहली आइडिया रिपोर्ट में किस हद तक डिजिटलाइजेशन हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उस डिजिटलाइजेशन की मदद से ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना बढ़ाया जा सकता है, ये प्रोडक्शन सेकंड डॉक्यूमेंट में दे रखे हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो ये ऑलरेडी $370 बिलियन का है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे आने वाले समय में $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो फार्म एक्ट्स है और ये जो डिजिटल डिसरप्शन है, बेसिकली इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में फार्म एक्ट्स का जो इंप्लीमेंटेशन है उसको इंक्लूड किया गया होगा। देखिए, फार्म एक्ट्स में भी काफी हद तक डिजिटलाइजेशन की बात की गई है। तो इन पर्टिकुलर दो डॉक्यूमेंट्स में भी शायद इस बात को डिफॉल्ट में माना जा रहा है कि फार्म एक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर फार्म एक्ट्स तो इंप्लीमेंटेड ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, बट वो खत्म नहीं हुए हैं, वो आगे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। इसीलिए तो फार्मर्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फार्म बिल्स को आप खत्म कर दो, लेकिन सरकार खत्म होने के लिए तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि ओवरऑल फार्म बिल्स इंप्लीमेंट हो। खास बात यह है कि फार्म बिल्स के अगेंस्ट जो अपोजिशन है वो पूरे इंडिया में नहीं है, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, सिर्फ इन 3 पॉकेट्स में यहाँ पे ओवरऑल इन फार्म बिल्स के अगेंस्ट डिसरप्शन है। अगर पूरे इंडिया में फार्म बिल्स के अगेंस्ट डिसरप्शन होता ना, तो ऑब्वियसली सरकार अब तक इसको ऑफिशियली खत्म कर चुकी होती। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मतलब इस लोकलाइज लेवल पे एमएसपी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है, इसलिए यहीं के फार्मर ज्यादा बवाल कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिटिक्स वगैरह होती रहती है। अच्छा, ये जो आइडिया कंसल्टिंग पेपर, इसको बनाया किसने? तो इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, ताकि डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाई जा सके। और कुछ इस प्रकार के ब्लूप्रिंट और डिजिटल प्रेडिक्शंस के ऊपर ग्रोथ प्रेडिक्शंस दी हैं किसने? बेन एंड कंपनी ने। तो इनका ये बोलना है, दोनों ही रिपोर्ट्स का ये बोलना है कि जो फार्मर्स और फार्मर्स की लाइवलीहुड है वो डिजिटलाइजेशन से इंप्रूव होगा। जो कुछ भी इस आइडिया रिपोर्ट में और बेन एंड कंपनी के डॉक्यूमेंट में बता रखा है, अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर विल ग्रो, एग्रीकल्चरल टेक इनोवेशन बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री इकोसिस्टम बढ़ेगा, फूड सिस्टम्स के साथ वो इंटीग्रेट होगा और लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। इस प्रकार की बातें देखिए यहाँ पे कही जा रही हैं। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? वैल्यू एडेड इनोवेटिव सर्विसेज बाय एग्रीटेक इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आइडिया आर्किटेक्चर। Beyond the architecture, these services listed in the document to be available on the platform are equally important data for farmers and businesses. तो भाई यहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टार्टअप जो है आपके एग्रीकल्चर के, वो आइडिया आर्किटेक्चर का पार्ट है। वहाँ पे एग्रीकल्चर में कुछ नई नई इनोवेटिव सर्विसेज को बनाया जाएगा और उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में प्रिडिक्ट भी किया गया। मतलब कुल मिला के यार एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरऑल डिजिटलाइजेशन किस प्रकार से मदद कर सकता है, इसके बारे में ही ये दोनों आपके आइडिया पेपर और बेन कंपनी का डॉक्यूमेंट बोल रहा है। खास बात यहाँ पे ये है कि फार्म बिल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब वो अलग बात है कि अभी फार्म बिल्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, इस बात पे चीजें बहुत हद तक डिपेंड करेंगी। आइडिया के अंदर एक जो प्रपोजल है कि भाई फार्मर्स का एक डाटाबेस बनाएंगे और फार्मर्स को एक यूनिक फार्मर आईडी देंगे। इस प्रपोजल के अगेंस्ट आईटी इंडस्ट्री थोड़ा अपोजिशन उठा रही है, जो कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ प्रॉपर तरीके से इंडिया में डिवाइस नहीं किया गया है। तो ऐसे में फार्मर्स के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आप एक यूनिक फार्मर आईडी बना रहे हो, उसमें कुछ फार्मर से रिलेटेड ऐसा डाटा होगा जिसको लॉन्ग टर्म में मिसयूज किया जा सकता है बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। इस बात को लेकर थोड़ी बहुत यहाँ पे कंसर्न्स भी उठाए जा रहे हैं कुछ प्राइवेट आईटी इंडस्ट्री के प्लेयर्स द्वारा। कुल मिला के लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, इनफैक्ट ये जो दोनों आइडिया पेपर और बेन एंड कंपनी का पेपर है, इन दोनों ही पेपर्स का ये बोलना है कि लॉन्ग टर्म में देखिए फार्मर की इनकम बहुत जल्दी डबल हो सकती है अगर इनको इंप्लीमेंट किया जाए तो। बट एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम इज एन अनकन्विंसिंग हाउ। देखिए यहां लिखा हुआ है एन अनकन्विंसिंग हाउ।
खास बात यह कि ज्यादातर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है जिनकी बेनिफिट की यहाँ पे बात की जा रही है वो टेक्नोलॉजिकल सेवी नहीं है। डिजिटलाइजेशन होगा एग्रीकल्चर का तो किस हद तक ये फार्मर्स उससे बेनिफिट कर पाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड होगा कि जिस जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे फार्मर्स की कैपेबिलिटी कितनी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ओवरऑल काम करने के सिस्टम को बदल रहे हो तो जो सिस्टम है उसके बारे में वहां पे फार्मर्स को पता होना चाहिए। अब उसके लिए फार्मर एसोसिएशंस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सबका यहाँ पे रोल रहेगा। ये जो आइडिया डॉक्यूमेंट और बेन कंपनी का डॉक्यूमेंट है ये डेफिनेटली ये तो बता रहा है कि डिजिटलाइजेशन कर दोगे आप एग्रीकल्चर का तो ये फायदे हो जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी इस पेपर में ये बात नहीं की जा रही है कि डिजिटलाइजेशन के साथ साथ क्या फार्मर्स का कैपेसिटी इनहेंसमेंट भी किया जाएगा। क्योंकि डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए फार्मर्स का कैपेसिटी इनहेंसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बात करो तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लॉन्ग टर्म में देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मर्स पे प्रोलिफरेट करता है और यहाँ पे अंडर एजुकेटेड या अनएजुकेटेड स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिला तो लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की जो इनोवेशंस हैं वो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को ही बेनिफिट देंगे। तो अगर आप किसी भी प्रकार से फार्म लॉस के एसेंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो एक तो ग्रेटर इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए लॉस की। दूसरा, डिजिटलाइजेशन के साथ साथ इस बात पे भी ज्यादा फोकस दीजिए कि फार्मर का कैपेसिटी एडिशन कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स की कैपेसिटी इनहेंसमेंट और एडिशन की कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो ये भी यहाँ पे बातें हो रही है वो ये हो रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन ले आओ एग्रीकल्चर में, लेकिन एग्रीकल्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट है फार्मर, उसकी कैपेसिटी इनहेंसमेंट की बात पे यहाँ पे फोकस नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे फायदा कुछ सिलेक्टेड बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स उठा ले जाएंगे जिसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है भाई, तो ये था आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं किलिंग द चिल्स, द मलेरिया वैक्सीन मस्ट सी स्पीडी इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम लैब टू द फील्ड। देखिए क्या है कि जब भी साइंस में कोई इनोवेशन आता है वो इनोवेशन तब हमको यूजफुल लगता है अगर वो ह्यूमन लाइफ को आसान बना दे या सेफ बना दे। ऐसा ही एक इनोवेशन है WHO का। देखिए एंटी मलेरिया वैक्सीन यहाँ पे WHO के द्वारा अप्रूव कर दी गई है और आप कह सकते हो ये एक ऐसी जीत है जिसके चलते आगे आने वाले समय में ह्यूमन लाइफ को सेफ बनाया जा सकता है। डेफिनेटली मलेरिया से जो मौतें हैं उनको आप कम करोगे तो किसी भी बीमारी की मौतों को अगर आप कम करने के लिए एक वैक्सीन बना रहे हो डेफिनेटली दैट वैक्सीन इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो मलेरिया के ट्रायल्स चले हैं ना, दे आर अ लॉन्ग एंड लेबोरियस प्रोसेस ऑफ ट्रायल्स, बहुत लंबे समय से ट्रायल्स चल रहे हैं। ये जो वैक्सीन है जो WHO ने अप्रूव की है मलेरिया की एंटी मलेरिया वैक्सीन, ये है RTS-S। इसको 2015 से ही अफ्रीका में इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादातर अफ्रीका में जो केसेस है ना मलेरिया के वो चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो 2015 से ही इस वैक्सीन को ओवरऑल मलेरिया वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ पे? आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के स्पेसिफिक अप्रूवल के चलते सेलेक्टेड पॉकेट्स में ये एंटी मलेरियल वैक्सीन RTS-S दी जा रही है और इससे फायदा भी हुआ है। इससे जो डेथ्स हैं लोगों के अंदर मलेरिया की वजह से वो थोड़ी कम भी हुई है। ओके, तो अगर ये वैक्सीन अब लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली सीवियरिटी ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया को रोक सकती है और डेथ्स को प्रिवेंट कर सकती है। जैसे कोविड-19 वैक्सीन है ना, पूरी तरीके से आपको मलेरिया से बचाती नहीं है, बट कोविड-19 के चलते जो सिम्टम्स हैं, आपकी जो सीवियरनेस है डिजीज की उसको कम कर देगी कोविड-19 की वैक्सीन। सिमिलरली एंटी मलेरियल वैक्सीन है, ये क्या करेगी कि भाई मलेरिया के चलते जो आपको बीमारी होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, बीमारी होगी भी तो आप पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, डेथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये वैक्सीन यहाँ पे ये करेगी। 2015 से उसके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ट्रायल चल चुके हैं, अब इस वैक्सीन के अप्रूवल का समय आ चुका है। ओके, फिर क्या बताया जा रहा है? होप हैज स्प्रंग एन्यू दैट ह्यूमन काइंड माइट रिटार्ड इन इट्स ट्रैक अ पैथोजन दैट हैज स्टॉक्ड सब सहारन अफ्रीका। खास बात यह है कि मलेरिया है साउथ ईस्ट एशिया में और सब सहारन अफ्रीका में, खासकर सब सहारन अफ्रीका में तो मलेरिया ने बवाल मचाया। इंडिया में भी मलेरिया है बट इतना नहीं है, मलेरिया से लोग इंडिया में इतना नहीं डरते हैं, लेकिन अगर आप सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज में चले जाओगे वहां तो भाई खौफ है मलेरिया का, बहुत लोग बच्चे मरते हैं वहां पे मलेरिया की वजह से। ये जो मलेरिया की वैक्सीन है ना RTS-S जिसको अभी अप्रूवल मिला है, पिछले 30 साल से बनाई जा रही है और ये कौन से बैक्टीरिया को मारती है? एक पैरासाइट को मारती है, पी फाल्कीपैरम। पी फाल्कीपैरम इज द मोस्ट ड्रेडेड मलेरिया पैरासाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो पी फाल्कीपैरम है ये डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लोगों को मलेरिया लग जाता है, उनकी मौतें होने लगती हैं। WHO के अनुसार 2019 में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन वाज एट द रिस्क ऑफ मलेरिया। 2019 में अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस देखे जाए मलेरिया के तो लगभग 22 करोड़ 90 लाख हैं। आप कह लीजिए लगभग 23 करोड़ लोग
अफेक्ट हुए थे मलेरिया से 2019 में, जिसमें से 4,09,000 लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है। और यहाँ पे 94% डेथ्स पता है मलेरिया की वजह से कहाँ पे हुई हैं? अफ्रीका में हुई हैं यहाँ पे। इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी, पायलट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए थे WHO के द्वारा, घाना में, केनिया में, मलावी में। पिछले 2 साल में यहाँ पे डाटा इकट्ठा किया गया और डाटा काफी प्रॉमिसिंग है, इसलिए फाइनली यहाँ पे इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये वैक्सीन हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है, लोगों की जिंदगियों को बचा सकती है, मलेरिया प्रिवेंशन एक्टिविटीज में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब चीजें देखिए यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन हुआ होगा इसका अब, फिर जो बाकी मलेरिया प्रिवेंशन एक्टिविटीज है, जिन इलाकों में मलेरिया ज्यादा फैला हुआ है, उनको ऐसी मच्छरदानियां देना जिसमें इंसेक्टिसाइड लगे हुए हों, ठीक है ना, कुछ ऐसे मॉस्किटो रेपेलेंट ट्रीट मतलब क्रीम्स देना, इस प्रकार की चीजों का तो देखिए इस्तेमाल किया ही जाता है। तो ये मलेरिया से रिलेटेड जो नई वैक्सीन बनी है तो उसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आप बोलोगे सर इस आर्टिकल में हमारे काम का है क्या? इस आर्टिकल में आपके काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है वो ये है कि भाई ये जो मलेरिया वैक्सीन है RTS, ये किसको मारती है? पी फैल्कीपेरम नाम के मलेरिया के पैरासाइट को मारती है। एक चीज, सबसे ज्यादा मलेरिया पैरासाइट ने कहां पे मोर्टेलिटी मचाई है? सब सहारन अफ्रीका में। तो 2019 में पूरी दुनिया में 229 मिलियन केसेस थे मलेरिया के, लगभग डेथ्स थी 4,09,000। और ये इनका 94% पता है कहां से आ रहा था? वो आ रहा था आपका सब सहारन अफ्रीका से। और ज्यादातर जो बच्चे यहाँ पे मलेरिया की वजह से मरते हैं, इफेक्ट होते हैं, वो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे होते हैं। बस इतना फैक्टर्स भी अगर आपको याद है ना, आप कहीं पे भी एग्जाम में कोड दो मलेरिया से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। फिर सब सहारन अफ्रीका में, घाना, कीनिया, मलावी में पिछले 2 साल से WHO एक पायलट स्टडी भी कंडक्ट कर रहा था और उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल दिया है। हालांकि ये जो वैक्सीन है तो पिछले 30 सालों से बन रही है, लिमिटेड बेसिस पे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के अप्रूवल के बाद इसकी टेस्टिंग भी की गई है सब सहारन अफ्रीका के अंदर। तो सब सहारन अफ्रीका के अंदर ओवरऑल इस मलेरिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में इस वैक्सीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट न्यूज, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। द फिजिक्स नोबेल विनर्स हैव डेवलप्ड टूल्स टू हैंडल ऑन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ब्रिंगिंग ऑन क्लोज स्पेकुलेशन अबाउट विनर ऑफ फिजिक्स नोबेल प्राइज। इस बार बहुत डाउटफुल था कि भाई फिजिक्स नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा। फाइनली 3 लोगों को फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया गया है, 50% और 50%। 50% नोबेल पीस प्राइज किसने जीता है यहाँ पे फिजिक्स का? तो स्यूकोरो मनाबे ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी US और क्लॉस हैसेलमैन ऑफ मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ मेट्रोलॉजी हैम्बर्ग जर्मनी। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने क्लाइमेट साइंस में काम किया। अब क्लाइमेट साइंस में उन्होंने काम क्या किया? देखिए क्लाइमेट साइंस तो पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहस चल रही है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर की वार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्यूकोरो मनाबा ने क्या अलग किया है? तो स्यूकोरो मनाबे ने बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ओवरऑल 1960s में ये बता दिया था कि एटमॉस्फेयर कम से कम 2.3 डिग्री तो वार्म यहाँ पे करेगा ही करेगा। और जिस मॉडल को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था उस मॉडल के चलते स्यूकोरो मनाबे को यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया हुआ है। फिर क्लॉज हैसेलमैन, ठीक है ना, क्लॉज हैसेलमैन ने क्या किया है? तो he has identified a way of treating the random noise like variations of the weather, devising a method to generate useful signals on the scale of climate। तो भैया noise like variations of weather को इस्तेमाल करके, इससे ओरिजिनेट होने वाले सिग्नल्स को यूज करके एक्चुअली में क्लाइमेट के साथ उसको इंटर रिलेट करके ये बताना कि ह्यूमन एक्टिविटीज का क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर काम किया क्लॉज हैसेलमैन ने। और इसीलिए क्लॉज हैसेलमैन जो कि आपके मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मेट्रोलॉजी हैम्बर्ग जर्मनी के हैं, और स्यूकोरो मनाबे जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी US के हैं, इन दोनों को मिला के 50% नोबेल प्राइज मिला है। ओके, जो दूसरा 50% मिला है वो मिला है जियोर्जियो परिसी को। ये सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के, इटली। इन्होंने क्या किया? ही हैज डेवलप्ड अ मेथड टू सेंसिबली स्टडी कॉम्प्लेक्स कंडक्ट मैटर सिस्टम्स कॉल्ड स्पिन ग्लासेस। तो फिजिक्स में स्पिन ग्लासेस, ये जो फिजिकल मैटर सिस्टम्स है, इसके ऊपर रिसर्च की है आपकी किसने? जियोर्जियो परिसी। तो समझिए पहले जो 50% थे और ये जो सेकंड 50% है जियोर्जियो परिसी। जियोर्जियो परिसी को फिजिक्स के अंदर एक अलग फील्ड के लिए मिल रहा है नोबेल प्राइज, और यहाँ पे क्लॉज हैसेलमैन और स्यूकोरो मनाबे को क्लाइमेट साइंसेस के लिए मिल रहा है। तो क्लाइमेट साइंसेस प्लस स्पिन ग्लासेस में रिसर्च, जिसमें मैथमेटिकल और फिजिकल इनोवेशन को इस्तेमाल किया गया, रेप्लिका सिमेट्री को इस्तेमाल किया गया, मतलब फिजिकल कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को इस्तेमाल किया गया। तो जो यहाँ पे 50% नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया वो एक अलग चीज के लिए दिया गया, जो बचा हुआ 50% दिया गया वो एक अलग चीज के लिए दिया गया, ठीक है। तो जो परिसी का वर्क है दैट इज रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिकल वर्क्स,
और स्यूकरो हैसेलमैन का काम हुआ है क्लाइमेट साइंस के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में कि ये जो स्पिन ग्लासेस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च किए जियोर्जियो पेरिसी, जिनको 50% यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है, ओवरऑल इन्होंने किया क्या है। तो स्पिन ग्लास के अंदर एक रेप्लिका सिमेट्री देखने को मिलती है। देखिए बात यहाँ पे ये है कि मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में और फिजिक्स के मॉडल्स में बहुत ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स यहाँ पे डिवाइस किए हैं जियोर्जियो पेरिसी ने, जिनको आप एक लाइन में लिखना चाहो तो डेवलपिंग अ मेथड टू सेंसिबल स्टडी कॉम्प्लेक्स कंडेक्स्ड मैटर सिस्टम्स कॉल्ड स्पिन ग्लासेस। अब नोबेल पीस प्राइज मिला है भाई, तो अब इस स्पिन ग्लासेस के कंसेप्ट को ही समझना और कंडेंस्ड मैटर सिस्टम के कंसेप्ट को समझना, उसके लिए आपको फिजिक्स मेजर के अंदर घुसना पड़ेगा। तो आप बस इतना यहां पे याद रखो, कॉम्प्लेक्स कंडेक्स्ड मैटर सिस्टम स्पिन ग्लासेस, फिजिक्स में ये जो आपके जियोर्जियो पेरिसी हैं इनको मिला है यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज, सेपिएंजा यूनिवर्सिटी रोम के, और बाकी दोनों को मिला है क्लाइमेट साइंसेज में। आप बस अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिए कि नोबेल पीस प्राइज मिला किसको और किस चीज के लिए मिला। ठीक है, फिजिक्स की बात की जाए तो देखिए वैसे तो फिजिक्स को बोला जाता है साइंस ऑफ सिंपल सिस्टम्स, लेकिन ये जो साइंस ऑफ सिंपल सिस्टम्स है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाती है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे बहुत सारे सिंपल सिस्टम्स साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और पहले जो चीज आपको बहुत आसान लगती थी वो बाद में आपको बहुत मुश्किल लगने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नल से निकलता हुआ पानी, अभी नल से निकलता हुआ पानी आपको देखने में ज्यादा ट्रिकी नहीं लगेगा, लेकिन उस पानी का फ्लो सिंपल स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट फ्लो है, और ये सिंपल स्ट्रीमलाइन से कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट क्या हुआ, इस चीज को ही एसेस करने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स टूल्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो फिजिक्स की पढ़ाई हो जाती है ना वो काफी डेंजरस हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे फिजिक्स के अंदर के दो अलग अलग डोमेन्स में यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। फाइनल आर्टिकल चलते हैं। फाइनल आर्टिकल में ज्यादा कुछ देखिए प्रिसाइज है नहीं, वैसे तो मैंने एडिटोरियल में आज वन लाइनर टाइप की न्यूज कवर की, तो मलेरिया की वैक्सीन के बारे में बेसिक पॉइंट्स, फिजिकल नोबेल प्राइज के बारे में बेसिक पॉइंट्स, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में जो डाटा है तो 2-3 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स तो आपको मिले। यहाँ पे देखिए ज्यादा स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है। अभी पंचायती राज के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट किया गया था। शुरुआत हुई थी इसकी नगौर राजस्थान से। आज की डेट में हमारे देश में 2,60,512 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जिसमें 31 लाख इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है वो विलेज पे लेवल पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों को इन्वॉल्व करता है, डेमोक्रेसी की बैकबोन है। रिसेंटली इस साल ही रोल आउट किया गया, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, याद रखिएगा। ये तो याद ही रखिएगा कि आज की डेट में 2,60,512 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, 31 लाख इलेक्टेड मेंबर्स हैं। 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू हुआ था। फिर द पीपल्स प्लान कैंपेन एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड rolled out this year aspire to strengthen पंचायती राज सिस्टम by making ग्राम सभा more vibrant। अब आपसे कभी पंचायती राज से रिलेटेड कोई सवाल पूछ दिया जाए तो आप यहाँ पे इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स को लिख सकते हो। भारत सरकार क्या कर रही है हमारे पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप लिख दो भाई पीपल्स प्लान कैंपेन एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड शुरू किया गया इस साल, जिससे आपका पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो ग्राम सभा है ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएंगी। ये एक लाइन आपके नंबर बढ़ा देगी। इससे आप एग्जामिनर जो चेकर है उसको पता चलेगा कि ओवरऑल आपकी जो नॉलेज है वो सतही नहीं है, आपको ठीक ठाक अच्छी नॉलेज है डीप तक। फिर क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में बात की जाए, कोविड-19 एक बहुत ही अनयूजुअल क्राइसिस है। अर्थक्वेक तो ऐसी चीज है जो कि लोगों की लाइफ का हिस्सा बन चुकी, खासकर उन इलाकों में जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव है। लेकिन कोविड-19 एक ऐसी चीज थी जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे। एक ऐसा डिजास्टर, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, व्हेन द ट्रेडिशनल टॉप डाउन डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम वाज कंप्रोमाइज्ड ड्यूरिंग द बैड मंथ्स ऑफ द पैंडेमिक, द पीआरआईज प्लेड अ रिमार्केबल रोल। शुरुआत से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंड्स रिलीज किए जाते हैं, ऊपर से नीचे में जाके काम होता है। लेकिन कोविड जब फैला और खासकर जो सेकंड फेज फैला कोरोना का, जो कि हमारे गांव तक पहुंच चुका था, वहां पे फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्ले में आए और ओवरऑल उन्होंने इन्वॉल्व होकर लोगों की मदद करने की कोशिश की, ग्राउंड लेवल पे लोगों को मदद किया, ग्राउंड लेवल पे कैपेबिलिटीज को बढ़ाया, रेगुलेटरी और वेलफेयर दोनों प्रकार के फंक्शंस किए, कंटेनमेंट जोन्स बनाए, ट्रांसपोर्ट को अरेंज किया, बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया जहां पे लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता है, उनके पास खाना वगैरह पहुंचाना, वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि मनरेगा और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को इंप्लीमेंट करके जरूरतमंदों के हाथ पे पहुंचाया, और इन सब चीजों में ग्राम सभा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए
ग्राम सभा वो बॉडी होती है जो पंचों को चुनती है। किसी एक पर्टिकुलर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस में कोई अगर पंचायत बनाई गई है तो वहां पे जितने भी लोग 18 साल से ज्यादा की उम्र के होंगे वो सब उस ग्राम सभा के मेंबर होंगे, और यही ग्राम सभा के मेंबर चुन के पंच चुनेंगे। और जब भी आपकी ग्राम सभा की मीटिंग होती है ना, वहां पे पंचों को लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो कोविड-19 के समय पे इन ग्राम सभा के थ्रू पंचों के पास लोगों की प्रॉब्लम पहुंची, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पे मोबिलाइज किया गया, जो क्रैचेस चल रहे थे लोकल लेवल पे उनको यहाँ पे मोबिलाइज किया गया। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जाए। मतलब कोविड-19 क्राइसिस में डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन थी उसकी मदद करने में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस, अगर गांव में किसी को कोरोना हो गया तो किसके किसके टच में आया उसको आइडेंटिफाई करो, उसको क्वारंटीन करो, उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करो, उसके पास मदद खाना पीना पहुंचाओ, उससे बोलो घर के अंदर रहो। ये सब चीजें यहाँ पे करी गई हैं। और ओवरऑल अगर आप देखो तो एक योकोहामा स्ट्रेटजी आई थी, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन में 1994 में। ये जापान से ओरिजिनेट हुई थी। जापान में अर्थक्वेक वगैरह बहुत आते हैं तो वहां पे डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो जो भी दुनिया भर में डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम उठाए जाते हैं वो जापान से उठाए जाते हैं। तो ये डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्पांस जो कि योकोहामा स्ट्रेटजी के अंदर अडॉप्ट किए गए थे, यहाँ पे उनको थोड़ा और इवॉल्व किया गया है। और इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आई है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास। ठीक है, अब खास बात यहाँ पे ये है कि और भी कुछ चीज हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जो पंचायती राज एक्ट है उसमें एक पन्ना आप डिजास्टर मैनेजमेंट का जोड़ दो। तो पंचायती राज में पंचों की कैपेबिलिटीज को बिल्टअप करते वक्त उनको यह सिखाया जाए कि डिजास्टर आता है तो वो कैसे उस पर डील करेंगे, डिजास्टर्स के लिए अलग से प्लानिंग की जाए और ओवरऑल पैसों का अलॉटमेंट किया जाए। और जब ग्राउंड लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल लेवल कमिटीज के पास पैसा होगा तो वो यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक प्लान चला सकते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लोगों में बांट सकते हैं, जिससे ओवरऑल लोगों को सहूलियत हो जाएगी। फिर क्या बताया जा रहा है? कंडक्टिंग रेगुलर लोकेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस विल स्ट्रेंथन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज। तो ग्राउंड लेवल पे डिजास्टर से एडवांस में जूझने के लिए लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही कैपेसिटी में लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकें डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति। ओके, तीसरा, सिंस द कम्युनिटी इज यूजुअली द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द केस ऑफ अ डिजास्टर, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स वुड हेल्प। तो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाइए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक लोकल इलाके में जितने लोग रह रहे हैं वो सब आपस में बैठ के अपनी ट्रेडिशनल विजडम के साथ, अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी कैपेसिटीज को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट अवेलेबल कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, ताकि कल की डेट में कोई डिजास्टर आता है तो पूरी कम्युनिटी एकजुट होकर उस डिजास्टर के साथ लड़ेगी, ना कि इंडिविजुअल आदमी अपना अपना देख रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे रवि मित्तल साहब ने कही हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिला पंचायत रायगढ़ छत्तीसगढ़ के। जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, उनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स, तो कितनी ग्राम पंचायत है, शुरू कब हुआ, ओवरऑल यहाँ पे सरकार ने क्या शुरू किया, ग्राम सभा डैशबोर्ड, वाइब्रेंट और पीपल्स प्लान कैंपेन, ये सब चीजें चेप देना अगर कहीं पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपना एडिटोरियल खत्म कर रहा हूँ। काम भर की चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। आप लोग पूछते हो सर कि क्या नोट्स बनाएं, क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो किए बिना मत जाना।